Hello everyone. In last video we have discussed about the grain size distribution curve, in which we discuss the first method of grain size distribution, which is known as sieve analysis or mechanical analysis. So today we discuss about the second method, which is sedimentation analysis. So let me brief recall the all the things. So in the previous method we discuss the which is this particular sieve analysis is valid for the coarser soil or coarse grained soil, and this sediment analysis is for fine grained soil. That means the soil which have the more than 75 50% particles are finer than 75 micron sieve, then like clay and silt. So for if your soil have the particles finer more than 50% from 75 micron sieve, so we go through sedimentation analysis of soil. So basically this will as a known as the main reflect its behavior or its detailing of this particular analysis. That means the sedimentation is a primary aspects of this particular method. So sedimentation concept is used, and by the use of this concept the particles are settled, and we have the indirectly calculate the particle size of a particular distribution or a particular diameter of clay particles, soil particles, and respective percentage finer by the using um, some formula which was derived. So by the use of those formula we have to calculate the sedimentation things or distribute the particles. So basically this analysis is fully based on Stokes law. So we discuss in brief the soil particles less than 75 is known. This is also known as the sedimentation analysis. The soil fraction is kept in suspension, I earlier discussed, in liquid medium. Particle descent velocity related to their soil. The analysis is based on Stokes law. As per this law, ये क्या कहता है Stokes law? If the single sphere is allowed to fall on an internal liquid medium without interference, its velocity first increases under the influence of gravity, but soon attain a constant value. मतलब कि यदि आप किसी भी स्फेयर्स को, हम मान के चलते हैं कि सॉइल का पार्टिकल स्फेयर है, ठीक है, एक सिंगल स्पेयर को यदि आप पर्टिकुलर जगह से किसी जगह से आप उसको फॉल कराएंगे लिक्विड मीडियम में, जैसे आपने टर्मिनल वेलोसिटी का फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे वैलिड हो रही है। तो क्या होगा कि पहले तो वो एक यूनिफॉर्मली स्पीड से विदाउट इंटरफेस से वो फॉल होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो एक ऐसी वेलोसिटी अचीव करेगा जिसके कारण ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या फिर ड्रैग, ठीक है, उसके कारण वो क्या करेगा कि एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेगा। मतलब वेलोसिटी जो पार्टिकल से वो बहुत धीरे 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 फॉल होगा, तो ये कहलाता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। और इसी प्रिंसिपल को या इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज़ मेंटेन इंडिपेंडेंटली अनलेस द बाउंड्री कंडीशन चेंजेस इज नॉन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। डेट मीन बाउंड्री कंडीशंस का इसमें कोई यूज़ नहीं होता है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं करती है। तो दिस प्रिंसिपल इज ऑब्वियस, कोर्स पार्टिकल टेंड्स टू सेटल फास्टर देन फाइन वंस। ऑब्वियसली यहाँ पे जब ग्रेविटी की बात है तो पहले कोर्स फाइनर ज़्यादा स्पीड से गिरेंगे, फिर फाइन पार्टिकल्स आपके फॉल होंगे और वो एक स्पीड को अटेन करेंगे। तो स्टोक लॉ के हिसाब से यदि हम देखें तो आपकी जो वेलोसिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी विच भी इक्वल टू गामा एस माइनस का गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वेयर बाई 18 म्यू। तो गामा एस यहाँ पर आपकी यूनिक वेट है सॉइल का, ठीक है, स्फेयर्स का, और गामा डब्ल्यू जो है यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर है, उसको डी स्क्वेयर करके 18 म्यू से मल्टीप्लाई। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, उसी का हम यूज़ करेंगे। हाँ, आप इसके कुछ लिमिटेशंस है कि इसमें हम पहली बात तो मान के चलते हैं कि ये स्फीयर पार्टिकल के लिए वैलिड है, बट सॉइल के पार्टिकल्स स्फीयर नहीं होते हैं यूनिफॉर्मली, या हम इनडायरेक्टली कहें कि सारे पार्टिकल स्फीयर नहीं होते हैं। तो एक लिमिटेशन तो ये है। दूसरा, इसमें पार्टिकल की रेंज 0.2 से 0.002 mm के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ये इसके लिए वैलिडेशन। मतलब यदि आपका पार्टिकल 0.2 से 0.2 मतलब कि 200 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक की साइज़ के लिए वैलिड है। यदि पार्टिकल की साइज़ यदि इससे ज़्यादा या कम है तो ये वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। फॉर पार्टिकल ग्रेटर देन
0.2 टर्बुलेंस मोशन हो जाएगा, और यदि स्मॉलर है तो ब्राउनी मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इसके लिमिटेशंस जो मैंने बताया कि सॉइल पार्टिकल स्फेरिकल नहीं होते, प्लेटलेट शेप में, ड्यूरल शेप में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें ध्यान रखना है। स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल स्फेयर फॉलिंग वेलोसिटी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बट कई तरह के इसमें लिक्विड के अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे आपका सस्पेंशन को इफेक्ट करने के लिए कुछ इफेक्टिव वो रहता है। उसके बाद सॉइल ग्रेन्स आर नॉट हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी है। अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग ग्रेन है, अलग अलग ग्रेन साइज है, तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वेरिएट करेगी। तो इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। और इसमें कई तरह के नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो और यहाँ पे हम इसमें कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं जिसको डिफ्लोकेटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो ये एजेंट्स के कारण भी इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस होता है। तो ये तो आप इसको एक ब्रीफ में इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अब दो तरह की मेथड्स इसमें होती है, एक पिपेट एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो पिपेट एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस में केवल डिफरेंस होता है सैंपल लेने का। जब आप हर एक बार में जब सैम्पलिंग करेंगे इसकी, तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। पिपेट एनालिसिस को आप ब्रीफ में देखिएगा, मैं इसको अभी आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ। हाइड्रोमीटर को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। हाइड्रोमीटर एनालिसिस का आपका प्रैक्टिकल में भी है, और हाइड्रोमीटर एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये आपके अवेलेबल भी है लेबोरेटरी में, हम इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, बट चूँकि इस तरह का सेटअप अवेलेबल नहीं है कि हम इसको रिकॉर्ड करें, तो मैं आपको कुछ वीडियोस है जो बहुत अच्छे वीडियो है हाइड्रोमीटर एनालिसिस के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वो वीडियो, तो वहाँ से आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं रिमेनिंग जो भी टेस्ट अभी तक आपके हुए हैं, लाइक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या फिर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह के जो भी टेस्ट अभी तक आपके आए हैं, या फिर पार्टिकल साइज, CO एनालिसिस, इन सब के मैं वीडियो जो भी अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, आपको वर्चुअल एनालिसिस करने के लिए वीडियो को मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, उनकी लिंक जो भी वेस्ट होंगे। अभी आप इसे समझिए। हाइड्रोमीटर में क्या होता है बेसिकली कि हाइड्रोमीटर होता है एक तरह से एक डिवाइस समझ लीजिए, इक्विपमेंट समझ लीजिए सिंपल सा। ये एक ग्लास का बना हुआ होता है सिलेंड्रिकल शेप में। इसमें नीचे ये जो होता है ये इसका बेस होता है, जो कि कुछ इसमें ग्रेविटी कुछ मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ पे मटेरियल फिल्ड अप होता है, और यहाँ पे इसकी इस तरह से रीडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो रीडिंग है वो डाउनवर्ड फॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों रीडिंग क्या रिप्रेजेंट करती है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो RH रीडिंग है, RH रीडिंग ये हाइड्रोमीटर की रीडिंग है जिसको हम नोट करेंगे, और ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग है 1, 1.0, 10, 1.0, इस तरह से ये डाउनवर्ड बढ़ती जा रही है। जब 30 के सामने 1.030 हो गई, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0 पे RH की वैल्यू यदि 0 है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाएगी, जो कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोमीटर को वाटर में टाई अप करेंगे तो इसकी रीडिंग जो है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल वाटर में। तो यहाँ से इसका कैलिब्रेशन हो जाता है एक रफली, और यहाँ पे आप देखेंगे -5 है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.005 0.00995 है ना। आप इसमें इस तरह से डिविजन्स बने हुए होते हैं, और आप इसको नोट कर सकते हैं, अलग अलग डिविजन्स में इसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाइड्रोमीटर को जो है यहाँ पे पीपेट से केवल एक डिफरेंस है कि हम इसमें जो सैंपल के लेते हैं वो उसकी कुछ डायरेक्टली हम इसको इनडायरेक्टली रीडिंग लेते हैं। ये सारी मेथड जो होती है वो इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली मीन्स यहाँ पे हम किसी तरह से कुछ डायरेक्टली रीडिंग करके या कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। RH रीडिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ फार्मूले के थ्रू डायमीटर में और परसेंटेज फाइनर में। तो हमें हमारा एम इसमें ये है कि हमें RH मीटर को नोट डाउन करना है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, और जो आपका स्टोक फार्मूला है उस स्टोक फार्मूला का यूज़ करके वहाँ से आप वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी से आप टाइम का यूज़ करते हुए वहाँ से आप डायमीटर इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस विच यूज फॉर मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। However, for the soil suspension, the particle start settling down right from the start. Hence, unit weight of suspension vary
फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन में जब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो पहले पार्टिकल ज़्यादा तेज़ गति से नीचे फॉल होंगे, उसके बाद फिर वो धीरे 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 टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के बाद उसमें फॉलिंग जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सस्पेंशन के कारण इसका यूनिट वेट भी जो होता है वो वेरिड होता है, टॉप पे कुछ और होगा, बॉटम पे कुछ और होगा। एज द टाइम पासेस द हाइड्रोमीटर गोस, हम क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर को जस्ट डीप कर देंगे सॉइल सैंपल में। और अभी सैम्पलिंग कैसे होनी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस जस्ट समझिए कि इसे हम हाइड्रोमीटर को डीप करेंगे। और डीप करने के बाद क्या होता है कि जो उसका जो ग्रेविटी है हाइड्रोमीटर की खुद का जो वेट है, उसके कारण वो क्या करेगा कि वो कुछ ना कुछ मास को डिस्प्लेस करेगा। जैसे ही हम कोई भी लिक्विड पानी में डालते हैं तो लिक्विड का जो वेट है वो ऊपर बढ़ जाता है, बायरेंसी के कारण उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होगा कि लिक्विड कुछ ना कुछ मास को डिस्प्लेस करेगी। ए सॉलिड कंसनट्रेशन रिड्यूसिंग द वाटर विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेस बैलेंस बाय द वेट ऑफ हाइड्रोमीटर। जहाँ से आप क्या करेंगे, यदि हम इसको देखें तो जितना इसका सस्पेंशन हुआ है, जितना पानी इसमें ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, वो इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ हाइड्रोमीटर या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते, मतलब इस तरह से इसका एक रूल है कि जितना भी पानी हाइड्रोमीटर डिस्प्लेस कर रहा है वो हाइड्रोमीटर का खुद का जो वॉल्यूम है उसी के इक्विवेलेंट होता है। आपको हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट पुट कर दीजिए जितना भी लेवल इसका इंक्रीज़ हुआ वो लेवल जो भी वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम आपका हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम होगा। और जैसा कि हमने ये फार्मूला अभी पढ़ा है डी का, हाँ, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन में 18 म्यू डी स्क्वायर। और एच ई जो है यहाँ पे हाइट है, वेलोसिटी इक्वल टू फॉलिंग हाइट डिवाइडेड पर यूनिट टाइम, है ना, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी चेंज इन हाइट पर यूनिट टाइम, जो भी फॉलिंग हाइट एच ई है। अब एच ई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वेट ऑफ सॉलिड पर सेंटीमीटर एट एच ई डेप्थ पर टाइम। और परसेंटेज फाइनर क्या होता है, परसेंटेज फाइनर यदि हमें डी निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे वेट ऑफ द सॉलिड पर सीसी, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने सॉलिड का वजन है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, पर्टिकुलर डेप्थ पे। और वेट ऑफ द सॉलिड पर सीसी इन ओरिजिनल सॉइल सस्पेंशन, मतलब कि कितना टोटल सॉइल सस्पेंशन में टोटल डेप्थ में कितना वेट है पर सेंटीमीटर में और एच ई डेप्थ पे कितना है। तो ये उससे परसेंटेज फाइनल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा ब्रीफ में इसका कैलिब्रेशन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एच ही क्या होता है, ये डेप्थ होती है। जैसे कोई भी एक डेप्थ है, उस डेप्थ पे आप जैसे आर एच रीडिंग जो आपने नोट करी ना, ये आर एच रीडिंग सपोज ये 5 है, तो नीचे से इसके जो नेक से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो एच ही कहलाती है। यहाँ पे देखिए, सपोज ये हाइड्रोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज ये आपकी कोई आर एच रीडिंग है, ठीक है, तो एच ई क्या हुआ, इसके नेक से लेके यहाँ तक की जो है वो एच ई हो गया और ये आर एच हो गया। ठीक है, मतलब इसके ये नेक है इसका, ये नेक है सॉरी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये कहलाती एच ई। ठीक है, और ये तो आर एच है और ये एच ई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपकी आर एच रीडिंग है, आपने नोट कर ली। ये एच है, कितनी हाइट है यहाँ से उसकी, और ये एच ही हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोई रीडिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेज़र करना डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन एट एच ई डेप्थ, मतलब किस डेप्थ पे। तो आप नीचे से इसके नेक से उसकी डेप्थ को मेज़र करेंगे अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो अब ये आप डायरेक्टली तो इसको मेज़र करने से रहे नीचे से इसकी डेप्थ, तो आप क्या करेंगे, आर एच की वैल्यू नोट करेंगे और फिर आर एच को एच ई में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास ये कैलिब्रेशन होता है, तो आर एच को एच ई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ कैलिब्रेशन है कि आर एच इक्वल टू एच प्लस हाफ स्मॉल एच माइनस वी एच बाई ए जे। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एच विल द करोस्पॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोमीटर रीडिंग आर एच, दस एच ई विल बी रिलेटेड टू एच आर एच। देखिए जो एच है वो आर एच रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग है। सपोज ये आर एच रीडिंग यहाँ पे है,
ठीक है। तो आर एच के रिगार्डिंग जो भी आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही, सपोज़ आपने इसको डिप करा तो जितनी भी आपकी वैल्यू हुई एच वो हो गई, ऊपर से नीचे तक की उस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो हो गई एच, ठीक है। अब आपको ये एच ई निकालना है, नीचे से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो एच आप निकालेंगे, फिर एच में से आप क्या जोड़ेंगे, एच बाई टू, और स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच आपका ये रहा, लेंथ ऑफ द बल्ब इन हाइड्रोमीटर, मतलब लेंथ ऑफ बल्ब इन हाइड्रोमीटर में जो बल्ब है उसकी लेंथ है, ये टोटल एच है आपका। नीचे का जो सिलेंडर है, नीचे जो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एच है, कैपिटल एच। और ए जो है वो इस पर्टिकुलर सिलेंडर जार का एरिया है। देखिए मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये तो हो गया आपका एच, स्मॉल एच है ना, और इस पर्टिकुलर जार का एरिया जो है वो हो गया ए, ठीक है। और इसके अलावा जो वी जे है वो हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब आप इंसर्ट करना, जितना भी पानी ऊपर उठेगा वो आपका वी जे हो जाएगा। अब ये A1 और A2 क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे इन्होंने करा है ये आप समझिए। ए जे क्या है, ए जे एरिया आप जा रहे हैं और वी एच वॉल्यूम है, तो एक कैलिब्रेशन इन्होंने करा है यहाँ पे। ये ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे आपने हाइड्रोमीटर को डीप करा, तो डीप करने के बाद सपोज़ ये पॉइंट आपका A1 था, A1 होने के बाद ये कुछ बॉयंसी के कारण ये इस A2 पॉइंट पे चला गया हाइड्रोमीटर, तो इस A2 पॉइंट के जाने के कारण ऊपर भी यहाँ पे चेंज होगा, ऊपर भी लेवल चेंज होगा, नीचे भी चेंज होगा, ऊपर भी लेंथ चेंज होगा। तो ऊपर आपका यदि जो उसका चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, वो हो रहा है V अपॉन में ए जे, ठीक है। सपोज़ पहले लेवल यहाँ था आपका, हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करने के पहले सपोज़ आपका पानी का लेवल यहाँ था, ठीक है। हाइड्रोमीटर इंसर्ट करने के बाद पानी का लेवल आपका यहाँ चल गया, तो ये जो लेवल इंक्रीज हुआ ये ऊपर तो V अपॉन में ए होगा, लेकिन जो नीचे होगा, नीचे इसका लेवल जो है V अपॉन में हाफ ए होगा। मतलब जो सपोज़ इस ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, है ना, और ये इक्विवेलेंट होगा V अपॉन में ए के, मतलब वॉल्यूम अपॉन में एरिया के बराबर होगा ये जितना भी है, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, वॉल्यूम अपॉन में एरिया, तो ये जो हाइट है ये हाइट वॉल्यूम अपॉन में एरिया के बराबर होगी, और ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम अपॉन में एरिया के बराबर होगी। ये सस्पेंशन के कारण इसका इफेक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इन्होंने क्या जोड़ा है कि एच ई इक्वल टू एच, अब मुझे ये एच ई निकालना है, ठीक है। तो ये एच ई क्या होगा, ये एच ई कितना होगा, इस पॉइंट से लेके तो यहाँ तक की डिस्टेंस, ये एच मैं कैसे मेजर करूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये एच ई यहाँ तक चला गया, मान लो ये आर एच है, तो मुझे यहाँ तक की वैल्यू चाहिए एच ई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसमें एच जोड़ूंगा, फिर ये हाफ h/2 जोड़ूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूँगा मैं V अपॉन में VH अपॉन में 2AJ जोड़ दूंगा। तो ये तीन चीज़ों को मैं जोड़ करके मुझे इस सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस चाहिए वो मैं इजीली कैलकुलेट कर लूँगा, जो कि होती है मेरी HE, ठीक है। तो मुझे इनडायरेक्टली ये HE मिल जाएगी यहाँ से। इफ़ेक्टिव हाइट, HE इज़ द इफ़ेक्टिव हाइट है, ठीक है। और जो कैपिटल एच है वो आर एच के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर का कैलिब्रेशन इस तरह से होगा। और भी इसमें कुछ है ये फार्मूला, 1/RH/1000 इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सस्पेंशन इन एच ई। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से आप क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, जितनी भी एच ई डेप्थ पे डेंसिटी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों को आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी सस्पेंशन की। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलते ही स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 1 + RH/1000, 1 + RH/1000। ये कैसे करा आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होती है आपकी 1, ठीक है, उसके आगे आपकी रीडिंग जाएगी, तो आपको सॉइल सस्पेंशन की रीडिंग लेनी, तो RH की जो भी रीडिंग होगी वो इनडायरेक्टली आपको क्या शो कर रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी शो कर रही है, तो उसमें आपको प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 1 है सपोज,
तो 1 में आपको आगे जितना भी बढ़ते जा रहा है, आर सपोज आया 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 आप करेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे सपोज रीडिंग ये 1.012 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 करूँगा, फिर आर की वैल्यू लाइक यहाँ पे 20 है और इसको डिवाइडेड कर दूँगा 1000 से, तो ये 0.02 हो जाएगा, तो ये 1.020 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला वो वहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इस तरह से है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। तो यहाँ से आप कुछ और कोरिलेशंस करते हुए आप इसको फिर सॉर्ट करेंगे। ये कुछ और डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है आपको, आप इसको अच्छे से देखिएगा। लास्ट में यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 + WD - 1/GS। एक फार्मूला लास्ट में बनेगा आपका ये। तो ये फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। फाइनली इसका कोई डेरिवेशन आता नहीं है, बट आपको बस डायरेक्टली आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। स्टैंडर्ड बुकों में केवल आपको ये फार्मूला ही इस तरह से मिलेगा, इसका डेरिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, और आपको डिटेल में यदि इसको देखना है तो फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि ये कैसे आया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज फाइनर जो है वो आप इस तरह से निकालेंगे, RH GS गामा W GS - 1 × 10W। और W यहाँ पे क्या है, W आपका वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। इनडायरेक्टली ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना वेट है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में। एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको HE/T ये पता होना चाहिए। तो मतलब आप इन दोनों को कोरिलेट करो, तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, आपको HE पता है, ये सारी चीज़ आपको नोन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये कांस्टेंट है। हाइट, वॉल्यूम, एरिया ये सब कांस्टेंट है हाइड्रोमीटर की, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बस HE की वैल्यू आपको हर एक टाइम इंटरवल में पता लगती जाएगी। तो HE/T आपको पता लगता जाएगा। यहाँ से आपको म्यू पता है, विस्कोसिटी पता है, वाटर की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो आपको D यहाँ से मिलेगा। एक D यहाँ से मिला और D के रिस्पेक्ट में परसेंटेज फाइनर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये 2 फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बस इसमें। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ करेक्शंस होते हैं, 3 तरह के करेक्शंस हम इसमें लगाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा करेक्शन नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ तीनों करेक्शंस, मिनिस्कस करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन और डिफ्लोकेटिंग एजेंट करेक्शन। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना भूल गया, इसको करते किस तरह से। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम 75 माइक्रोन से पास सॉइल लेंगे। चूँकि ये फाइन ग्रेन है तो हमें सॉइल को 75 से पास कराना होगा। ओवन ड्राइड सॉइल को लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 33 ग्राम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एक पाउडर है, और 7 ग्राम हम उसमें सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों को ले करके इनका एक ये दोनों डीफ्लोकेटिंग एजेंट होते हैं। डीफ्लोकेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि यदि क्ले पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं या उसमें कई पार्टिकल्स में कुछ चार्ज इस तरह से है कि जो सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो ये एजेंट क्या करेगा, उनको सस्पेंशन में रखेगा, उन्हें डीफ्लोकेट कर देगा, उन्हें फ्लोकेशन नहीं करने देगा, उन्हें चिपकने नहीं देगा। तो इसलिए ये हमें उसमें डालना है, मिलाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जितना पानी मिला करके 1000 ml तक हम उसको सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने क्या क्या करा, 10 ग्राम तो हमने ओवन ड्राइड सॉइल ली, 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, 7 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, और उसके बाद हमने इसको 1000 ml का प्रिपेयर कर लिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक आपका सैंपल प्रिपेयर हुआ, सैम्पलिंग जार। फिर इसी के पैरेलल में अब हम वाटर भरेंगे 1000 ml तक, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे रीडिंग लेंगे, हाइड्रोमीटर की RH रीडिंग। हमें बस उसको इंसर्ट करना है सैम्पलिंग जार में, हमारा जो सॉइल वाला सैम्पलिंग जार है, और लाइक 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 20, इस तरह से हम 24 मिनट में अलग अलग टाइम इंटरवल पे इसकी रीडिंग देखेंगे। तो हमें पता लगेगा कि ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आपका जो हाइड्रोमीटर है वो धीरे 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 डीप होता जाएगा, और RH की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी। RH की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। RH की वैल्यू तो आपकी कम होगी, लेकिन HE की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोमीटर की वैल्यू नीचे जाने के कारण हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग है वो इस तरह से डाउन हो रही है। हाइड्रोमीटर सपोज आपका यहाँ पे था पहले, ठीक है, सस्पेंशन के कारण ये रीडिंग को बढ़ाता जाएगा। तो हाइड्रोमीटर की वैल्यू आपकी इस तरह से कम आती जाएगी, हाइड्रोमीटर लेकिन HE की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना अभी आप। तो अब ये करेक्शंस का इसमें यूज़ होता है।
मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कौन कौन से करेक्शंस है। मिनिस्कस करेक्शंस का मतलब क्या होता है, सपोज ये आपका जार है, मिनिस्कस आपको सभी को पता ही होगा, जब भी हम कोई चीज़ इसमें इंसर्ट करते हैं पानी में तो इस तरह से मिनिस्कस, यदि पानी है तो ऐसी डाउनफॉल आता है, और यदि पारा है आपका मर्क्यूरी है तो इस तरह से फॉल आता है। ये आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा। तो ये जो मिनिस्कस होता है, अब जब हम इसमें हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करेंगे तो हाइड्रोमीटर की हम जो है वो रीडिंग इस लेवल पे ले या फिर प्लेन लेवल पे ले, ये हम कंफर्म नहीं कर पाते। तो हमने जनरली ये यहाँ पे क्या करा है कि हम हाइड्रोमीटर की रीडिंग हमेशा टॉप सरफेस पे लेंगे, और मिनिस्कस जो है, जो एक्चुअल आना चाहिए, उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम करेक्शन करेंगे। तो अब चूँकि हाइड्रोमीटर की रीडिंग नीचे बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे रीडिंग कम है और यहाँ पे रीडिंग आपकी ज़्यादा है। तो एक्चुअल में रीडिंग आपकी ज़्यादा आनी थी लेकिन आपने रीडिंग कम वाली नोट करी, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव करेक्शन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये होता है आपका मिनिस्कस करेक्शन। मिनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिर टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है। टेम्परेचर करेक्शन, यदि आपका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री से कम है या ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड होता है 27 डिग्री, तो यदि 27 डिग्री से कम या ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर टेम्परेचर करेक्शंस भी आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर करेक्शंस क्या होता है। टेम्परेचर करेक्शंस आपका, यदि टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है तो रीडिंग आपकी कम आएगी, इस कारण आपका पॉजिटिव होगा आपका करेक्शन। मतलब यदि आपका टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 27 तो आपका जो करेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर इज़ लेस देन 27 डिग्री तो टेम्परेचर करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपकी रीडिंग कम आ रही है, जैसे आपकी मिनिस्कस में आ रही थी तो इसलिए पॉजिटिव था, और इसमें रीडिंग आपकी ज़्यादा आएगी इसलिए ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। और डिफ्लोकेटिंग एजेंट क्या करता है, हमेशा उसकी पानी की डेंसिटी को बढ़ा देता है, सस्पेंशन की डेंसिटी को। डेंसिटी बढ़ने से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यदि पानी का वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो कम होने के कारण आपकी रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग आपकी ज़्यादा आएगी, जो कि गलत है, और आपको चाहिए कम रीडिंग, तो आप यहाँ पे हमेशा नेगेटिव इसको करेंगे। तो ये करेक्शंस होते हैं 3। मिनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफ्लोकेटिंग एजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, जो सी में पॉजिटिव है, CD जो है डिफ्लोकेटिंग नेगेटिव है, और टेम्परेचर प्लस माइनस होता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव, और टेम्परेचर कम है तो नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको आप फिर करेक्ट करेंगे RH से, आपको करेक्टेड RH मिल जाएगी। RH रीडिंग के करस्पॉन्डिंग फिर टाइम के करस्पॉन्डिंग आप वो मेज़र कर लेंगे। तो ये आपका हाइड्रोमीटर हो गया। इस पर फिर न्यूमेरिकल है, इसको हम आगे देखेंगे। और फिर हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिक्विड प्लास्टिक श्रिंकेज लिमिट्स, इसको हम ब्रीफ में देखेंगे। और इसके रिगार्डिंग में आपको एक वीडियो डालूंगा, आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगा, तो उससे आप ज़रूर देखिएगा। हाइड्रोमीटर के आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट प्रिपेयर करा हुआ है, तो वो आपको अच्छा लगेगा। और वहाँ आपके काफ़ी सारे इसके जो ये जो फार्मूला है या ये किस तरह से इसका ड्राइव हुआ है, उसको जब आप वर्चुअली देखेंगे या एनिमेटेड उसको व्यू में आप जब देखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।